जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हमारा आज का टॉपिक है और हमने ये जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है क्या? बेसिकली इसको बच्चों में बेरावी के कॉन्सेप्ट को कहते हैं या इसका वैसे मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, कर्जवी अतफाल कहते हैं इसको। वैसे जो अगर कोई भी लॉ को वायलेट करता है और जिसकी एज जो है वो माइनर की एज के अंदर आती है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बच्चा कहलाता है जो, वो जुवेनाइल डिलिक्वेंट होता है। तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी वो एक्ट है जो एक माइनर कमिट करता है, और वो माइनर जो कमिट करता है वो एक्ट वो वायलेट करता है पनिशमेंट के कोड को। पनिशमेंट के कोड का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इसकी सज़ा है, उसकी मुकर्रर है, कानून बनाया हुआ है उस एक्ट के हवाले से, और वो कानून बनाया, वो कानून को की खिलाफवर्जी करता है, कानून को तोड़ता है, तो उस एक्ट को जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कहते हैं और उस एक्ट करने वाले को जुवेनाइल डिलिक्वेंट कहते हैं। डिलिक्वेंट ऑफेंसेस क्या होते हैं? यानी कि जो हम क्राइम नहीं कहते, हम ऑफेंस कहते हैं। ऑफेंस का मतलब है कि जिसने किसी भी क्रिमिनल एक्ट को कमिट किया वो ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट किया है वो ऑफेंस कहलाता है। तो अब जो डिलिक्वेंट ऑफेंसेस क्या होते हैं कि वो सारे एक्शंस, वो सारे एक्ट्स क्रिमिनल कहलाएंगे जो हैं वो पनिशेबल बाय पनिशेबल हो, यानी कि जिनकी सजाएं हों, और कमिट किए जाते हैं एडल्ट से तो वो ऑफेंसेस कहलाते हैं, और बच्चों से कमिट किए जाते हैं तो वो जुवेनाइल के हवाले से आते हैं। वैसे डिलिक्वेंट ऑफेंसेस का मतलब यहीं पे ये है कि जो एडल्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफेंसेस जो हैं वो कौन से हैं? वो कहते हैं जो जुवेनाइल खुद करते हैं, बच्चे करते हैं, वो स्टेटस ऑफेंसेस कहलाते हैं, और जो बड़े करते हैं, एडल्ट्स करते हैं, वो डिलिक्वेंट ऑफेंसेस कहलाते हैं। जुवेनाइल डिलिक्वेंट उस पर्सन को कहते हैं जो अभी मैच्योरिटी की एज को नहीं पहुंचा, जो बालिग नहीं हुआ, और उसका बिहेवियर जो है वो कोर्ट कह दे कि बालिग नहीं हुआ, तो उस पर जो है वो सिर्फ वही कानून लागू होगा जो बच्चों के लिए कानून लागू होता है। सजाओं का वो कानून लागू होगा जो बच्चों का होता है। यानी पीनल कोड जो है बच्चों का अलग है और एडल्ट्स का अलग है, तो बच्चों के और उसके अलग अलग आते हैं। अच्छा, अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो जुवेनाइल डिलिक्वेंट जो बच्चा है वो बच्चा है, यानी कि जिसने कोई एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, तो वो बच्चा कैसे हम साबित करें और कौन सी एज आती है बच्चे में? तो इसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड में 2 सेक्शंस जो हैं वो माइनर की एज के हवाले से स्पेसिफिकली कहे गए हैं, जिसमें पहला सेक्शन है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी सेक्शन 82 के मुताबिक जो है, कोई भी बच्चा जो अभी 7 साल की उम्र को नहीं पहुंचा और उसके अंदर, यानी 7 साल के अंदर अंदर ये कोई ऐसा एक्ट करता है जो लॉ के खिलाफ है, तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। और वो क्यों नहीं दी जाएगी सजा? वो इसलिए कि 7 साल का बच्चे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। फिर इसी का दूसरा सेक्शन है पीपीसी 80 सेक्शन 83, जिसके अंदर ये एज को इग्नोर, ऊपर वाली एज को इग्नोर करके इसको एक्सटेंड कर दिया 12 ईयर्स तक। अब जाहिर बात है 12 ईयर्स तक क्यों किया? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 21st सेंचुरी में आ रहे हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनकी दिमागी एज जो है वो पुराने ज़माने के मुकाबले में ज़्यादा छोटी होती जा रही है। पहले बच्चे जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाया करते थे, लड़कियां और लड़के, लेकिन अब मैच्योरिटी का लेवल जो है वो लेट हो रहा है। एक तरफ मैच्योरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ राइट एंड रॉन्ग की मैच्योरिटी जो है वो बिल्कुल चेंज है। तो एक तरफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है उनके अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो एक्ट वो कर रहे हैं वो किस तरह का है उसका अभी भी नहीं है। लेकिन ये जो 12 ईयर्स की एज है उसके अंदर जज फैसला करता है कि जो भी बच्चा है वो 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसके अंदर अकल है कि नहीं है, यानी राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी 12 साल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा सजाएं नहीं होती पाकिस्तान में भी। हमारे यहाँ जो बच्चों और आईडी कार्ड बनाने की जो एज है वो 18 ईयर्स है। तो जैसे ही 18 ईयर्स का बच्चा हो जाता है तो फिर वो एडल्ट कहलाता है, और उसका जो है फिर एडल्ट क्रिमिनल्स के साथ जो है वो सजाओं का और उसका सारा पीपीसी का जितने भी कानून लागू होते हैं वो सारे उसी पे बना। लेकिन अगर 18 साल का भी नहीं पहुंचा तो लॉयर्स और वकील जो होते हैं बच्चों के,
वो फौरन कोई ना कोई एस्पेक्ट में इनको जो है वो कम सज़ा दिलवा सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चा लीगल तौर पर लीगली जो है मैच्योर नहीं हुआ। तो और अगर उसने कोई दहशतगर्दी का काम किया है, यानी उसने टेररिस्ट एक्ट किया है, तो टेररिस्ट कोर्ट जो है इनकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराती है, ये देखने के लिए कि बच्चा अभी 18 साल को तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसके अंदर राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट कितना है और कितनी चीज़ों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है 17 साल का है और उसने जो है वो टारगेट किलिंग की है, और ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़े गए हैं कराची में, जिसमें 16 साल और 17 साल के बच्चे जो हैं उन्होंने टारगेट किलिंग में हिस्सा लिया है, खुद टारगेट किलिंग की है। और उनकी जब मेंटल एज और मेच्योरिटी की एज को जब चेक किया जाता है साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के जरिए, तो उसको साइक वैल्व कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन जब की गई प्रोफेशनल के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए, तो वो भी बताते हैं कि एक्चुअली इसकी माइंड की एज जो है वो 18 से ऊपर है, बॉडी जो है 18 से कम है, लेकिन दिमाग जो है वो 18 से ज़्यादा है। तो फिर उसकी सज़ा जो है वो एडल्ट कोर्ट में उसकी सज़ा होती है, उसकी सज़ा ज़्यादा दी। फांसी की सज़ा फिर भी नहीं मिलती उस बच्चे को, क्योंकि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ। फांसी की सज़ा उस वक्त दी जाएगी जब पहले वो 18 साल का हो जाएगा, फिर जब ये 19वें साल में आएगा तो फिर दोबारा कोर्ट में एक दफ़ा दोबारा उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि फांसी की सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये सिर्फ टेररिज्म के कोर्ट में होता है, बाकी कोर्ट में इनकी फांसी की सज़ा बच्चों को नहीं दी जाती है। क्राइम्स जो हैं या कोई जो बिहेवियर है जो यूथ जिसके लिए ज़्यादातर अरेस्ट होती है, वो ज़्यादातर असॉल्ट है। एग्रावेटेड असॉल्ट का मतलब है कि इनको ऐसे हालात में पहुंचा दिया जाता है कि वो किसी का असॉल्ट करने को तैयार हो जाते हैं। होमोसाइड है, रेप है और रॉबरी है। ज़्यादातर सबसे बड़ा क्राइम अभी भी होमोसाइड है, यानी कि कत्ल करना है। और ये कत्ल करना जो है वो चाहे छोटा करे या बड़ा करे, उसको ज़रूर देखना होगा कि कत्ल करने से के पीछे बिहाइंड रीजंस क्या है। तो उसमें आर्सन, कार थेफ्ट, बर्गरीज, लार्सनी जो है वो आपको आर्सन का मतलब आग लगाना है, चोरी करना है, और बर्गरी करना है, और दूसरे छोटे मोटे क्राइम्स को कहते हैं। जो जुवेनाइल डिलिक्वेंट जो है वो उसके सिस्टम क्या है, वो इसको किस तरह से जो है वो कोर्ट तक लेके जाया जाता है और किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस होता है। वो छोटा सा है प्रोसेस, हम वो देख लेते हैं कि पहले जो है वो अगर एक बच्चा ऐसी जगह पर जुवेनाइल जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जो इन्वायरमेंट जो है वो डिलिक्वेंट बिहेवियर है वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर हालात ख़राब है। वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है कि जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो क्रिमिनल और वायलेंस और क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो डिलिक्वेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर वो फिर एक्ट करता है तो डिलिक्वेंट ऑफेंस करता है वो, ठीक है, कोई वॉयलेट करता है, लॉ को वॉयलेट करता है, फिर उसकी रिपोर्टिंग होती है पुलिस के पास, पुलिस को पता चलता है या इसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है, इसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद फिर उसको जुवेनाइल कोर्ट्स में लेके जाते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था जुवेनाइल कोर्ट्स हमारे अलग होते हैं। जुवेनाइल का मतलब बच्चों के कोर्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं। फिर जो जज होता है उसको जुवेनाइल के सारे एस्पेक्ट्स पता होते हैं, उसको उसकी ट्रेनिंग अलग मिलती है उनके कोर्ट में, और फिर वो जजमेंट होती है, और वो जजमेंट जो होती है उसके बाद फैसला किया जाता है कि उनको माँ बाप के हवाले किया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाए, या जेल में डाला जाए, या कोई और जिम्मेदारी ले ले उसको दोबारा से सोशलाइज करने की, रिहेबिलिटेट करने की, उसकी इस्लाह की जाए। तो जुर्म की नौयत क्या है, ऑफेंस की नौयत क्या है, उसकी इसने किस लॉ को वायलेट किया है, उसके हिसाब से जज जो है वो फैसला करते हैं। फिर लॉयर्स भी हैं, वो भी वो बताते हैं, आर्ग्यू करते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं अपने क्लाइंट्स के हक में, अगर जो है उनके होते हैं। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों के केसेस लड़ती है जिनका कोई भी नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता। तो ऐसा आपको नजर आता है कि बहुत सारी NGOs इस पर हेल्प करती हैं। मिडिल क्लास और अपर क्लास को मसला इसलिए नहीं होता कि वहाँ पर उनके माँ बाप जो है लॉयर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर लॉयर्स अफोर्डेबल नहीं होते। चाहे पाकिस्तान की जो ओवरऑल हमने जो है वो क्राइम के उसमें जेल की हिस्ट्री नहीं की थी, तो मैं वो जेल की हिस्ट्री टोटल बता दूँ। पाकिस्तान में पूरे जो बड़े जेल हैं वो 90 बड़े प्रिजन्स हैं,
और इसके अंदर से जो है ये इसमें से ब्रिटिश ने 41 तो ब्रिटिश ने बना लिए थे। तो आप सोचिए कितनी कम तादाद है पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में बड़े प्रिजन्स की, ये सेंट्रल प्रिजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 जो जेल हैं वो KPK में है, 32 जेल्स जो हैं वो पंजाब में है, 22 जेल्स जो है सिंध में है और रिमेनिंग बलोचिस्तान में है। तो ये दिसंबर 2007 में के बाद से अब तक जो है ये 13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जेलों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, उस पर बेहतरी नहीं आई। तो सेंट्रल प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, प्रिजन फॉर वुमेन, प्रिजन फॉर जुमेनाइल, सब जेल्स, जुडिशियल लॉकअप एंड ओपन जेल्स ये थोड़े से अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये इसके अंदर शामिल नहीं है। वो छोटे जेल्स जो है वो ये सेंट्रल प्रिजन और डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जो होता है ना, ये यहाँ पर मौजूद है। बाकी प्रिजन फॉर जुवेनाइल, जो सब जेल्स, जुडिशियल लॉकअप और ओपन जेल्स जो होती हैं वो हर इलाके में अपनी अपनी, हर इलाके का स्टेशन होता है, उसके अंदर एक जेल मौजूद होती है। कॉजेज़ जो है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, पहले फैमिली के हवाले से, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हवाले से। तो सोशल कॉजेज़ जो है पहले हम करेंगे, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ करेंगे और फिर जो है दूसरे कॉजेज़ हम इसमें करेंगे। अच्छा, सो कॉजेज़ ओवरऑल हम पहले देख लेते हैं कि सोशल कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के हवाले से वो फैमिली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो रोल है वो फैमिली का रोल होता है। और फैमिली का क्यों रोल होता है? कि फैमिली ही वाहिद वो है जो एक बच्चे की अच्छी सोशलाइजेशन कर सकती है, बच्चे को गलत काम करने से रोक सकती है, वही बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो फैमिली में होती है, और बच्चे जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है वो होता ही प्राइमरी सोशलाइजेशन के हवाले से है। तो कौन सी ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और ये एक्ट करने को और मजबूर हो जाता है या ये एक्ट करने लगता है। तो सबसे पहले जो इसका कॉज है, हमने क्राइम में भी ये कॉज किया था, ब्रोकन फैमिली। ब्रोकन फैमिली, जिस फैमिली में जो है वो माँ बाप की शादी टूट चुकी हो, डिवोर्स हो चुकी हो, या फैमिली के अंदर जो है वो सेकंड मैरिजेस हुई हो, जैसे स्टेप मदर्स हैं, स्टेप फादर्स हैं, उसके अंदर भी ये इशू है। तो ब्रोकन फैमिली को कहते हैं, जिसके अंदर जो है मियाँ बीवी साथ ना रहते हों या बच्चे के माँ बाप साथ ना रहते हों, और या सेपरेशन हो, जिसकी वजह से बच्चे को तवज्जो प्रॉपर नहीं मिलती और वो बच्चा जो है वो बेरारगी का शिकार हो सकता है, डेलिक्वेंट बन सकता है। फिर माँ बाप जो हैं वो अलग तो नहीं हो रहे, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत बुरा है। वो लोग आपस में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहते हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो उस वक्त जो है वो आपको क्या नज़र आता है? उस वक्त आपको ये नज़र आता है कि किस तरह से हम जो है वो अपने पेरेंट्स को रोकें। वो रोक नहीं पाते, अब डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, और बाज़ जो हैं उसके अंदर अक्सर बच्चे जो हैं सिगरेट पीने में और ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने घर के मसाइल से दूर भागने के लिए। तो हमें ये नज़र आता है कि एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स जो है वो सख्त है। हमने जब फैमिली और मैरिज में काम किया था, हमने पढ़ा था, उसमें पेरेंटिंग स्टाइल की थी। तो पेरेंटिंग स्टाइल में अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, जो डिक्टेटरशिप वाली पेरेंटिंग होती है, जो रिजिड होती है और बच्चों पर बड़ी सख्ती करते हैं पेरेंट्स, वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से दूर भागने लगते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और फिर वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैरेक्टर एंड कॉन्डक्ट ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट इसमें है फैमिली में, कि माँ बाप का खुद का किरदार कैसा है। अक्सर आपने देखा होगा कि बैगर्स के बच्चे जो है बैगिंग ही करते हैं, यानी जो भीख मांगते हैं, गदागरी के उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे जो हैं आप देखिए प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की कॉन्डक्ट को देखकर, माँ बाप की कैरेक्टर्स को देखकर ही बच्चे बनते हैं। अक्सर जो थीफ होते हैं, जो पिक पॉकेटर्स होते हैं, यानी कि जेब कतरे होते हैं, वो भी ज़्यादातर उन्हीं के पेरेंट्स ने उन्हीं के पेरेंट्स को उन्होंने देखा होता है। उनके पेरेंट्स या तो उनको सिखाते हैं या वो अपने पेरेंट्स के इस किस्म के जो पेशे को जो है वो फॉलो करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं। तो अगर पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, बच्चा झूठ बोलेगा। पेरेंट्स जो हैं
वो गलत काम करते हैं तो बच्चा की आंख बंद नहीं होती है, बच्चा बड़ा शार्प होता है, छोटा बच्चा भी बड़ा शार्प होता है, वो देख रहा होता है आगे पीछे सब कुछ नोट कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, किस तरह बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, मेट्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ, घर के बूढ़े लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चा उस सबको नोट करता है और फिर वो पेरेंट्स के की ओबे और डिसओबे करना जो है वो उस हिसाब से नज़र आता है आपको। अच्छा, कैरेक्टर के बाद जो है जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है, फिर उसमें ब्रदर्स और सिस्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है। अगर भाई बहन बड़े हैं और वो छोटों का ख्याल रख पा रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आपको नज़र आता है कि बहुत इजीली लोग वो हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई परेशानी होती है, बच्चा उस वक्त बच्चा जो है अपने बड़े भाई बहनों से, जो माँ बाप से नहीं बात कर सकता, वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से शेयर कर लेता है, इजीली शेयर कर लेता है, क्योंकि उसको वो डर कम होता है अपने माँ भाई बहनों से, जबकि माँ बाप से ज़्यादा डरता है कि कहीं माँ बाप कोई ऐसा कदम ना उठा ले। तो ऐसी सूरत में जो है वो ब्रदर्स और सिस्टर्स का इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं स्कूल की बात करते हैं हम। तो हम स्कूल की जब बात करते हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है जब स्कूल में होता है तो 16 ईयर्स तक स्कूल में रहता है। हमारे यहाँ जो मैट्रिक करते हैं ना 16 ईयर्स, और इंटरमीडिएट 18 ईयर्स तक होता है। तो यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी जो बच्चे जो हैं वो भी जुवेनाइल के अंडर में आते हैं, यानी कि जो 18 साल जिनका नहीं हुआ वो उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हम लोगों का बिहेवियर, यानी टीचर्स का बिहेवियर। टीचर का एटीट्यूड कैसा है, टीचर का एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड जो है स्टूडेंट के साथ कैसा है, हम किस तरह पेश आ रहे हैं स्टूडेंट के साथ, हम किस तरह बात कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट हमें एक रोल मॉडल के तौर पर देख पा रहा है कि नहीं पा रहा। बाज़ औक़ात ये होता है कि टीचर्स जो हैं खुद इतने कैरेक्टरलेस नज़र आते हैं, इतनी बेईमानियाँ करते हुए नज़र आते हैं, ऑनेस्टी नहीं होती है, क्लासेस नहीं लेते टाइम पर, ना खुद टाइम पर आते हैं, छुट्टियाँ बहुत करते हैं और स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके दें। और बाज़ औक़ात बहुत सारे स्कूलों में, अब प्राइवेट स्कूलों में तो ये कम हो गया है, नहीं हो गया, कि जो मारपीट बहुत हुआ करती थी, और इसके अंदर जो है वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अलग होते थे। एक मुझे केस याद है, गवर्नमेंट स्कूल का था केस, और ज़िया ऐवान ने इस केस को हैंडल किया था। एक 8 साल 9 साल का बच्चा था, बल्कि स्कूल में गया, गवर्नमेंट के जो टीचर था, बहुत पुराना टीचर था, बूढ़ा टीचर था। अब वो बच्चे को याद नहीं होती थी चीज़ें। बच्चा जो है वो गरीब, बिल्कुल गरीब, वो लो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था, उसके माँ बाप भी वो थे। हो सकता है कि बच्चे में भी थोड़ा सा फॉल्ट हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, ठीक है, उसको क्या पता, हैंडल तो करना टीचर्स को चाहिए। और वो याद नहीं करके आया, कॉपी भूल के आया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हुआ। उसने बच्चे को तार से मारा है, इतना मारा है कि वो बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया। उसका पूरे बैक में मैंने देखा था, पूरे यूं यूं करके क्रिस क्रॉस पूरे निशान थे, पूरे क्रिस क्रॉस निशान मौजूद थे उसके। और जब ज़ाहिर बात है जो है फिर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन आगे आ गई और ज़िया ऐवान की लॉयर एसोसिएशन आगे आई और उसने उस टीचर को गिरफ्तार करवाया। तो वो टीचर इतना पुराना टीचर था कि बहुत सारे हमारे जो लोकल एमएनएस नहीं, एमपीएस थे, प्रोविंशियल असेंबली के मिनिस्टर्स, और उसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो उनके साथ रह चुके थे। तो बहुत इनका लिए फ़ोन आए और जो है, लेकिन उनको निकाला नहीं गया। फिर उनको हार्ट अटैक भी हुआ हॉस्पिटल में, फिर उनको ज़मानत पर रिलीज़ किया गया। बच्चे सर्वाइव कर लिया बच्चे ने, वरना जो है इनको मौत की सज़ा दिलाई जाती। क्योंकि ये एक इबरत है कि आप जो है इतनी बड़ी एज के होकर आप एक 8 साल के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक 8 साल के बच्चे को आप इतना मार रहे हैं कि वो आप उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, उसके खून आपने पूरा जो है वो जैसे कोरे लगते हैं तो कैसे निशान हो जाते हैं, वैसे उस बच्चे के निशान थे। तो ये जुल्म जो है बस आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी कहीं पर नज़र आता है, जहाँ पर स्केल से मारा जाता है, पेंसिल से मारा जाता है। और मुझे नज़र आता है कि स्पेशली लड़कों को जो है वो टीचर्स हैंडल नहीं कर पाते, और वहाँ पर जो है ये मसाइल नज़र आते हैं, और वो लड़के जल्दी जो है बेरादबी का शिकार हो जाते हैं, डिलिक्वेंट्स बन जाते हैं। फिर दूसरा एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो नहीं होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब हम लोग जो हैं टीचर्स जो है यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, तुम लोग की अब जो एज है वो क्रॉस कर चुकी है जुवेनाइल से, तुम लोग एडल्ट में आ चुके हो।
हम लोग अब जो तुम लोगों को सिखाएंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, उसके अंदर तुम्हारी मर्जी होगी, तुम लोगों की मर्जी होगी कि वो कैरेक्टर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तुम लोग एक्सेप्ट करो कि ना करो। मैं आपको बहुत सारी नसीहतें करूँगी, मैं आपको बहुत सारी सोशलाइजेशन के टिप्स दूंगी, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, लेकिन उस वक्त तक आप उस चीज़ को नहीं लोगे जब तक कि आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप उस चीज़ को जब तक अपनाओगे नहीं, जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एडल्ट हो चुके हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। अब बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई होती है, इसीलिए जो है वो हम आराम से उनको जो है कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि किरदार को संवार सकते हैं, अपने आप को रोल मॉडल पेश करके, अपने आप को बेहतर बनाकर, मुख्तलिफ कैरिकुलम के जरिए। कैरिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, उसको दिखाकर। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो टीचर्स के पास टाइम नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग का। अब क्यों टाइम नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग का? अब आप क्यों? क्योंकि इतना लंबा कैरिकुलम होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि साल में पूरा खत्म ही नहीं हो पाता। तो वो स्टफिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन घुसा रहे होते हैं, मेमोराइज करा रहे होते हैं, रट्टा लगवा रहे होते हैं, और इतना होमवर्क क्लास में इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग का, डिस्कशन का और उनको वो सिखाने का, जो ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, वो टाइम ही नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसलिए बच्चा भी जो है, और आप लोग भी अपने स्कूल के ज़माने में याद रखें कि आपको एक्टिविटीज़ का टाइम ही नहीं मिलता था। हर वक्त इतना, खुद क्लास में इतना काम किया, घर पे आकर भी आपको काम करना पड़ा, फिर फर्दर आपको ट्यूशन भी भेजा जाता था, उसके अंदर भी आपको काम करना पड़ता था। तो आपके लिए जो है वो बड़े बहुत इश्यूज आपको उसमें नज़र आते हैं। अब सोशल कॉजेज़ में और कौन कौन से कॉजेज़ जो हैं वो हैं, इन उस इलाकों में रहते हो जो क्रिमिनली डोमिनेटेड इलाके हैं। जैसे एक वक्त ऐसा था वायलेंस के हवाले से कि लियारी बहुत मशहूर था, तो वहाँ बहुत वायलेंस था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी। अब वहाँ हालात इसलिए बेहतर हो गए कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जो गैंग्स थे, उनको ख़त्म किया गया, और गैंग्स ख़त्म होने के बाद जो है वो एरिया थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्राइम से पाक हो गया। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है प्योर कि जिसके अंदर क्राइम आप रोक सकें। क्राइम डोमिनेटेड एरिया बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर क्राइम डोमिनेटेड एरिया वो होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोग, ऐसे गैंग्स मौजूद होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ की वजह से उस इलाके के लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते, ना पुलिस को इत्तला दे पाते हैं, और ना पुलिस जो है वहाँ पर कोई कार्रवाई करती है। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी इलाके हैं जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं। स्पेशली ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कच्ची आबादीज़ में जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि वहाँ पर छुपने के मौके ज़्यादा हैं बैड एलिमेंट्स को। बैड कंपनी का मतलब ये है कि दोस्त गलत दोस्त हैं, बड़े बड़ी एज के दोस्त हैं, एडल्ट दोस्त हैं, तो भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं गलत कामों में। बच्चों को तो बड़े बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं, और कितनी दफ़ा ये देखा गया है कि टारगेट किलिंग में छोटे बच्चों को रैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई उन पर जो है शक नहीं करेगा। तो बच्चों को गलत कामों को सिखाना जो है वो बड़े एडल्ट जो है उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी पैसे की लालच देकर, कभी अच्छा खाना खाने की, जैसे उनको ज़रूरत होती है जो चीज़ की, उसकी उनकी वो ख्वाहिश पूरी करते हैं, और वो जो है उनसे फिर उनसे गलत काम करवाते हैं। एब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटी हमने एडल्ट में भी किया था, और यहाँ पर भी हम बात दोबारा कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ तफरीही मकामात, सस्ते तफरीही मकामात या मुफ्त तफरीही मकामात नहीं हैं, पार्क्स नहीं हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं जहाँ बच्चे जाकर अपना वक्त गुजार सकें, अपना फारिग वक्त गुजार सकें। इसीलिए उनके पास जितना भी अवेलेबल है रिक्रिएशन का, वो टेलीविज़न है या केबल चैनल्स हैं, और केबल चैनल्स का हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली वो फिल्में, वो ड्रामे, वो एंटरटेनमेंट के आस्पेक्ट्स जो हम बड़े लोग यानी कि एडल्ट लोग तो उसको समझते हैं उसके अच्छे और बुराई को, लेकिन बच्चे जो हैं उसके अंदर उसको शायद उस अंदाज से ना लें। हर एक का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग होता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉज है वो है वॉर एंड पोस्ट वॉर कंडीशंस, जंगें, जंग और जंग के बाद की कंडीशंस। अभी जब भी जिस भी मुल्क में आपको जंग और जंगी कंडीशंस नज़र आती हैं, वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बच्चे खूब इन्वॉल्व होते हैं। फ़लस्तीन के बच्चे देखें आप, वहाँ पर आपको नज़र आएंगे, आपको इवन के आईसिस और अलकायदा में बच्चों की तादाद बहुत मिलेगी। इराक और सीरिया में जो है वो पूरे पूरे शहर तबाह हो गए, और वहाँ पर आप देखें वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो
रोटी भी चोरी करते हैं, सामान चोरी करते हैं, छोटे क्राइम करने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत से लोग, मैं आपको ये बता दूं, अफसोस की भी बात लगती है, लेकिन मजबूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो माइग्रेट करके अपने जगहें छोड़ी, इन्होंने सीरिया और इराक छोड़ के गए हैं, दूसरे मुल्कों में पनाह ली, तो वहाँ पर क्यों एजुकेशन नहीं है, इनके पास लैंग्वेज नहीं आती बोलने, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर भी वो गलत कामों में जल्दी लगे, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गए हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो गए। और ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जो नज़र आती है वो इसीलिए नज़र आती है कि आप जो हैं वो एक ही उससे ताल्लुक़ रखते हैं। आप जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो आपके फैमिली के साथ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ रहा है, माशरे में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट फैमिली पर पड़ता है। तो अब देखिए इस सिचुएशन में, आज की सिचुएशन और हेल्थ की इस पेंडेमिक की सिचुएशन में आप देखें तो आपको सोशल कम्युनिटी पूरी डिसऑर्गेनाइज हुई है। पूरी दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, इवन के मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हम कहते हैं, वो भी डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार है। उनके पास तो जो है खाने पीने को भी इनके पास कमी हो गई है। लोग जो है लंबी लंबी कतारें लगाकर 1 वीक का, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो महीने का राशन दे देते हैं, वहाँ पर वीकली इनको मिलता है, महीने का एक साथ नहीं दिया जाता, वीकली दिया जाता है। तो लाइन लगा कर खड़े होते हैं। और अभी भी आप देखें जहाँ पर लॉकडाउन शदीद किस्म का है, जहाँ बहुत ज़्यादा हालात बुरे हैं अमेरिका में, इसमें LA की बात करें और शिकागो की और न्यूयॉर्क की बात करें, तो जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है वहाँ पर लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो पाकिस्तान तो फिर इसके मुकाबले में जो है वो बहुत बेहतर कंडीशन में है। और इस हवाले से जो है पाकिस्तान में भी इश्यूज़ हैं। और वही पाकिस्तान में जब इश्यूज़ क्या है कि फैमिली डिसऑर्गेनाइज भी हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, और इंडिविजुअल लोग भी डिसऑर्गेनाइज हुए, जिसमें ड्रग एडिक्शन से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, थेफ्ट करना, चोरी करना, मर्डर्स और असॉल्ट, जितने भी हमने जो है टाइप्स ऑफ क्राइम किए थे वो टाइप्स ऑफ क्राइम आपको नज़र आते हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और फिर डिस्प्लेसमेंट है कि जो लोग कच्ची आबादी में रहते हैं उनकी एक जगह नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। और वो शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेस होते रहते हैं, क्योंकि एक जगह से निकाला जाता है, उनकी अपनी ज़मीन होती नहीं है, कब्जा किया हुआ होता है, इंक्रोच की हुई होती है लैंड। तो एक आबादी से निकल कर दूसरी आबादी से तीसरी आबादी, तो एक एक परमानेंसी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, खानाबदोशी और नोमैडिक लाइफ गुजार होते हैं, जिसकी वजह से, परमानेंसी ना आने की वजह से उनकी बैड कंपनी, इलाके आपको नज़र आते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो मुसलसल आपको जो है वो नज़र आते हैं, वो ऐसे एस्पेक्ट नज़र आते हैं। ठीक है, फिर आता है पुअर हाउसिंग कंडीशन। पुअर हाउसिंग कंडीशन का मतलब है घरों के हालात, घर के अंदर जो है वो सहूलतें नहीं हैं, वॉशरूम, बाद जो जगहों को तो वॉशरूम्स और जो है वॉशरूम्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी, हेल्थ की सिचुएशन ख़राब। फिर रूम एक है, सारी एक्टिविटी एक ही रूम में हो रही है, और बच्चे जो हैं वो हर अच्छी बुरी चीज़ देख रहे हैं घर के अंदर होते हुए, जिसकी वजह से जो है वो खाना भी वहीं पक रहा है, टीवी भी वहीं देखा जा रहा है, सोया भी वहीं जा रहा है, फैमिली पूरी एक ही जगह पर जो है वो ब्लॉक होती है। ऐसी हाउसिंग कंडीशन के अंदर जो है बच्चा कोशिश करता है, स्पेशली लड़के, और वो बाहर निकल जाते हैं, मोहल्ले में चले जाते हैं, और फिर जब वहाँ पर जो है और एलिमेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उसमें गाली गलौज सीखना, नेम कॉलिंग करना, इनके बहुत सारे और इश्यूज भी वहाँ डेवलप होते हैं। फिर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है, एक तो बैड कंपनी है, दूसरा फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे हैं, इनके फ्रेंड्स जो हैं वो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो अच्छे अंदाज अच्छे भी हो सकते हैं बुरे इस हवाले से कि अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ फ्रेंड्स का, तो फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव हुए तो वो बच्चे को गलत कामों से रोकेंगे, उसको दिलासा देंगे, उसको संभालेंगे, उसको दूसरी गलत राह पर जाने से रोक देंगे। लेकिन अगर वो फ्रेंड्स खुद भी इसी तरह की कम्युनिटी और इसी तरह की सिचुएशन से आए हुए होंगे, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उस गलत काम में, अल्कोहल पीने में, ड्रग्स लेने में, इवन के खुदकुशी करते हैं और छोटे मोटे क्राइम करते हैं और मुख्तलिफ तरीके सोचते रहते हैं, दिमाग उनका नेगेटिव
जाता रहता है और कोई भी जो है गैंग्स उनको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। कोई समाजी तहरीक जो गलत है, जैसे आईसिस और अलकायदा वालों ने ऐसे ही बच्चों को जो है वो रिक्रूट किया था और ऐसे एडल्ट्स को रिक्रूट किया था जो ऑलरेडी जिनका माहौल जो है सही नहीं था और जो एक स्टेबल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे या उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं थी। रिलीजन का रोल बहुत है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि रिलीजन क्या करता है और रिलीजन जो है वो हमें जो गाइड करता था अब वो रिलीजन हमें गाइड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दूसरा है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग और आप यूथ जो है वो ये समझती है और बिल्कुल सही समझती है कि उनका रोल नहीं है, उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग के तौर पर रखा गया है, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया है, दूर कर दिया गया है, एलिनिएशन हो गई है, वो इस अपने आप को पावरलेस समझते हैं। तो अपनी फैमिली में भी उनकी हैसियत नहीं होती है। फैमिली में भी छोटे बच्चों को हम जो है वो बच्चा समझ के दूर कर देते हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते, कोई फैसला करना होता है तो हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि बच्चा है, उससे क्या बताना, उसको क्या डिस्कस करना, लेकिन उस बच्चे को भी अपनी अहमियत का एहसास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा फैमिली में भी रहते हुए वो अपने आप को बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता है, दूर महसूस करता है और इसी वजह से वो फैमिली में जो है बदतमीजी करता है, वो फैमिली के लोगों के साथ जो है अच्छा ट्रीट नहीं करता और आप समझते हैं कि बच्चा बदतमीज हो गया है। एक्चुअली उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फैमिली और वो फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उसको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे यहाँ सोशलाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट है कि हमारे यहाँ डिफेक्टिव सोशलाइजेशन बहुत हो रही है फैमिली में, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं ज़्यादा बेरारवी का शिकार होते हैं। फिर एथनिक और सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन में DIS है, स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज़ तो ठीक कर लीजिएगा। तो एथनिक और सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आपने कहा कि सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, पठान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, अहले और पता नहीं कौन कौन से सेक्ट हमारे यहाँ जो है पाए जाते हैं, इतने सारे सेक्ट हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे को आइसोलेट किया हुआ है सेक्ट के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से। फिर ये सिंधी अच्छे नहीं होते, पंजाबी अच्छे नहीं होते, तो लोगों के बच्चों के दिमागों में ना ये बात नेगेटिव आस्पेक्ट में आती है। एक स्टूडेंट जो है वो इसी बात पर कर रही है कि प्रेजुडिज्म को देख रही है और डिस्क्रिमिनेशन को देख रही है कि स्कूल के बच्चों में और गरीब बच्चों में जो है, लोअर क्लास के बच्चों में जो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या है। तो उसको अभी तक जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये पता चल रहा है कि उनके माँ बाप की सोशलाइजेशन ऐसी है जो बताती है कि इन बच्चों से दूर रहा जाए। वो वो दोस्ती करना चाहते हैं दूसरे एथनिक ग्रुप और दूसरे सेक्ट के लोगों के साथ, तो उनकी फैमिली उनको नहीं करने देती, उनको दूर रखा जा रहा होता है। और खुद बच्चे जो है इतना ज़्यादा उनके दिमागों में ये चीज़ें डाली हुई होती हैं कि बच्चे खुद जो है दूर रहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट वायलेंस है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये तीनों में से अब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो लोअर कम्युनिटी में टीवी नज़र आता है, लेकिन मिडिल क्लास और अपर कम्युनिटी में आपको सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा, इंटरनेट का रोल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जैसे ही हमारे पास जब 2G था तो नेटवर्क था तो ज़्यादा इतना फास्ट नहीं था, तो हम लोग की इतनी नहीं थी। अब 3G और 4G के बाद जो है वो इतना फास्ट हमारा इंटरनेट चलता है, जिस और पैकेजेस इतने सस्ते हो गए हैं कि एक शख्स जो है जिसको पॉकेट मनी मिलती है वो इजीली उसमें अपना मंथ का पैकेज यूज़ कर सकता है। तो हमारे यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी जो है सस्ती होती जा रही है। फिर इसके अलावा अभी भी कुछ कैफ़ेज़ हैं जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, बहुत सस्ता होता है, घंटे के 1 घंटे में जो है 20 से 30 रुपये लेते हैं उनसे गरीब इलाकों में। और बच्चे जो हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें जो है इंटरनेट पर देखते हैं, उल्टी सीधी गेम्स खेलते हैं और उनकी जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर कोई भी उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो यही है मशरूम ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कैफ़ेज़ जो है, इसी ने जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को गलत पे किया। फिर गेम्स में इन्वॉल्व, हर वक्त गेम्स खेलना, तो वो पढ़ाई में भी सीरियस नहीं रहते और उनको बस इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ से सीरियस नहीं होते। इंग्लिश फिल्म, इंडियन फिल्म्स, अब तो तुर्की की फिल्म्स और ड्रामास, ये वो आस्पेक्ट हैं जो सोशल कॉजेज़ में आते हैं। मोबाइल फ़ोन्स का भी यूजेज वो इसमें आपको नज़र आता है। तो सोशल कॉजेज़ जो हैं उसके अंदर ज़्यादातर विक्टिम
7 to 13 ईयर्स के आपको नज़र आते हैं।